मेडिकल्स अपोलो स्पेक्ट्रा क्रेडल्स हॉस्पिटल सेक्टर 82। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है नोज ब्लीडिंग इन कोविड पैंडेमिक। नाक से खून आना या नोज ब्लीडिंग या मेडिकल टर्म में अगर हम बोले एपिस्टेक्सिस, किसी न किसी जरिए से किसी न किसी तरीके से सबने अपनी लाइफ में अपने परिवार के साथ या अपने साथ एक या दो बार देखा ही होगा। इसके बहुत सारे रीजन हैं, कोविड के अलावा भी बहुत सारे रीजन हैं जिससे नाक से खून आ सकता है। अगर हम उनकी बात करें तो सबसे पहला कारण जो होता है वो है नोज प्रिकिंग, यानी आप अपनी ही नाक में किसी चीज से चोट पहुंचाते हैं जिससे कि नाक से खून आता है। हमारी नाक के बीच के पार्टीशन में, जिसको हम नेजल सेप्टम कहते हैं, उसके आगे वाले पोर्शन में खून की नसें जो होती हैं, ब्लड वेसल्स जो होते हैं, वो बहुत सारे होते हैं जो कि नाक को सप्लाई करते हैं। लेकिन उनकी मेन सप्लाई, उनका मेन सोर्स जो होता है वो गले में और दिमाग को सप्लाई करने वाले बड़े बड़े खून की नसों से होता है। तो उनमें भी उसी प्रेशर से ब्लड फ्लो करता है जितना कि उन नसों में फ्लो करता है, और अगर उसमें चोट पहुंचती है तो ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है। कई बार क्या होता है, जब हम नाक में प्रिकिंग करते हैं या अपना नाखून मार लेते हैं या कुछ भी हम कुछ कर रहे हैं और हमारा ध्यान नहीं गया और नेल्स के थ्रू हमने नाक में चोट पहुंचा दी है, तो उस केस में क्या होता है कि आप उस टाइम पे तो आपकी नाक में क्लॉट बन जाता है, लेकिन जब आप सो रहे हैं, जब आपका नॉर्मल मॉर्निंग टाइम में स्टेरॉइड्स का लेवल हाई होता है ब्लड में, दिस इज अ नॉर्मल साइकिल, उस टाइम पे जैसे ही आपका बीपी शूट अप होता है, वो क्लॉट डिसलॉज होता है, आपकी नाक से खून आता है एंड यू फील कि मेरे तो सोते सोते नाक से खून आ गया है, जिसके लिए आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और वो परेशान होने वाली वजह भी है क्योंकि वो एक साथ बहुत ज्यादा ब्लड निकलता है, या फिर आप रात को सो रहे हैं और सोते सोते धीरे धीरे वो नाक में इकट्ठा होता है, और जब आप सुबह अपनी नोज क्लीन करते हैं या थ्रोट क्लीन करते हैं तो उसमें क्लॉटेड ब्लड निकलता है। तो इसका मेन कारण नोज प्रिकिंग ही होता है, जो कभी ना कभी आपने कहीं ना कहीं पे चोट पहुंचाई है। इसके अलावा अगर हम बच्चों की बात करें तो उसमें फॉरेन बॉडी, यानी बाहर से कोई वो चीज डाल लें अपनी नाक में, जो कि सबसे ज्यादा कॉमन कारण है। बच्चे जो, खासकर जो प्री स्कूल वाले बच्चे होते हैं, उनको कुछ आइडिया नहीं होता है कि उनको पेंसिल कहाँ चलाना है, इरेजर का यूज कहाँ करना है। टीचर को देखते देखते उनका ध्यान कभी भी नाक में या कान में वो अपनी पेंसिल की नोक को या किसी भी इरेजर को या चौक को जनरली डाल लेते हैं। अगर तो टीचर ने ध्यान दे दिया और बच्चे ने कंप्लेन कर दिया कि मेरी नाक में वो चीज गई है, तो तुरंत उसको आप ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास लाते हैं और वो निकाल दी जाती है। उसमें कोई हल्का फुल्का ब्लीड होता है, लेकिन उसके बाद कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है। लेकिन काफी सारे बच्चे जो हैं वो डाल तो लेते हैं, लेकिन टीचर को बताने में हिचकाते हैं या टीचर नहीं देख पाती है, और घर आने पर जनरली बच्चा दूसरी नाक से सांस ले रहा होता है, तो पेरेंट्स भी ज्यादा कंसर्न नहीं करते। धीरे धीरे वो चीज में इन्फेक्शन बन जाता है, और इन्फेक्शन बनने के बाद वो नाक से खून आना, बच्चे की नाक से बदबू आना, सांस नहीं ले पा रहा है, इस तरह की कंप्लेंट के साथ पेरेंट्स डॉक्टर को, ईएनटी डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं। और फॉरेन बॉडी भी इफ सपोज मेटेलिक नहीं है तो वो एक्सरे में दिखती नहीं है, तो उसके लिए नेजल एंडोस्कोपी बहुत जरूरी है। नाक से हम दूरबीन डाल करके उस चीज को देखते हैं, उसको निकालते हैं, ताकि बच्चे की नाक सिक्योर हो जाए। बच्चों में ये खास कारण होता है नाक से बदबू आना और नाक से ब्लीड होने का। इसके अलावा बच्चों में भी फिंगर के नेल्स के थ्रू वो अपनी नाक में चोट पहुंचाते हैं, पेंसिल के टिप के थ्रू अपनी नाक में चोट पहुंचाते हैं, या फिर बच्चों की नाक की हड्डी टेढ़ी होने पर, छोटा वो बहुत ज्यादा गिरते हैं, छोटा मोटा ट्रॉमा हुआ, उससे भी ब्लीडिंग के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर हम ओल्ड एज की बात करें तो ओल्ड एज में बीपी बढ़ा होना, हाइपरटेंशन होना ब्लीडिंग का एक कॉमन कारण है और मेन कारण है। इसमें क्या होता है, हमारी नाक के पिछले पोर्शन में भी, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि आगे वाले पोर्शन में खून की नसों का गुच्छा होता है, ऐसे ही पिछले पोर्शन में भी खून की नसों का गुच्छा होता है। और हमारी नाक की खून की नसें, ब्लड वेसल्स जो हैं, बहुत ही सुपरफिशियल होती हैं, यानी ऊपरी परत में होती हैं। थोड़ा भी बीपी बढ़ने पर वो इजीली रप्चर हो जाती हैं और वहां से ब्लड फ्लो होता है। हाइपरटेंशन के केसेस में वो ब्लड फ्लो पीछे वाले एरिया से ज्यादा होता है नाक के, जहाँ पे खून के वेसल्स का गुच्छा होता है, जिसकी वजह से वो ब्लड मुंह में आता है और
वो भी प्रोफ्यूज क्वांटिटी में होता है। मोस्टली मॉर्निंग टाइम में जब पेशेंट सो के उठता है या फिर अपना फ्रेश होकर के जैसे अपने वापस आता है, तो यू फील कि मेरी नाक से ब्लड आ रहा है, बहुत प्रोफ्यूज होता है, जिसमें भी हमें पैकिंग करनी पड़ती है। इसके अलावा ट्रॉमा यानी चोट लग जाने से भी नाक में खून आ सकता है, या फिर कोई सिस्टमिक डिसऑर्डर हो, जैसे किडनी डिजीज है, लिवर डिजीज है, इसमें खून का कत्था जमने की क्षमता कम हो जाती है, जिसके कारण भी नाक से ब्लड आता है, जो कि कई लाइक किडनी पेशेंट्स को, फीमेल पेशेंट को स्पेशली हमने देखा है कि उनका खून का कत्था जमने की क्षमता इतनी कम होती है कि वो अपनी नोज पिन ही सपोज अपनी नाक को क्लीन कर रहे हैं और उनकी नोज पिन भी अगर हिट हो जाती है तो ब्लीडिंग हो जाती है नाक से, और वो लिटिल्स एरिया जो आगे वाला एरिया मैंने आपको बताया वहां से ब्लीड होता है और बहुत प्रोफ्यूज होता है, उसमें भी नेजल पैकिंग करनी पड़ती है। इसके अलावा लिवर डिजीज में भी आपके शरीर में खून का कत्था जमने की क्षमता कम हो जाती है, जिसके कारण कोई भी चोट पहुंचने पे या कोई भी ट्रॉमा होने पर आपके आसानी से नाक से खून आ सकता है। इसके अलावा आपके जो ओल्ड एज है उसमें अगर आपको धीरे धीरे नाक में रुकावट के साथ ब्लीडिंग हो रही है तो वो मैलिग्नेंसी भी हो सकती है, नाक का कैंसर भी हो सकता है, जिसमें भी खून आता है। पुराना कोई पॉलिप है जो कि इन्फेक्ट हो गया है नाक में, जैसे एलर्जिक पॉलिप्स होते हैं, अगर वो भी इन्फेक्ट हो जाते हैं तो कई बार उनके थ्रू भी नाक से खून आता है। कई पेशेंट्स ड्रग अब्यूज होते हैं, वो ड्रग्स को नाक के थ्रू जब लेते हैं तो उन केसेस में भी नाक से खून आने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा कोविड में तो बहुत लोगों को नाक से खून आया है, जिसके बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे इम्पोर्टेंट रीजन है कि जो कोविड होता है, जो कोविड वायरस है, वो हमारी गॉबलेट सेल्स को इफेक्ट करता है। गॉबलेट सेल्स होती हैं जो कि हमारे शरीर में, पूरे शरीर में जहां भी हमारा म्यूकस प्रोडक्शन होता है उसके लिए गॉबलेट सेल्स रिस्पॉन्सिबल होती है। गॉबलेट सेल के अंदर एसीए रिसेप्टर होता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 रिसेप्टर्स होते हैं, और उसी के थ्रू कोविड वायरस हमारे शरीर में एंटर होता है। तो जो सबसे हिट टारगेट है कोविड वायरस के लिए वो हमारे गॉबलेट सेल्स ही हैं, और नाक की गॉबलेट सेल्स तो फर्स्ट सबसे पहले एक्सपोज होती है, क्योंकि हम जैसे दूसरे से वेपराइज फॉर्म में या किसी एयर के थ्रू जब भी नाक में हमारे कोविड वायरस आता है वो हमारे गॉबलेट सेल्स को इन्फेक्ट करता है। गॉबलेट सेल हमारी म्यूकस प्रोडक्शन कम करती है और नाक में ड्राइनेस हो जाती है। ड्राई नोज होने पर उसमें क्रस्ट बनने शुरू हो जाते हैं, और क्रस्टिंग होते ही जैसे ही वो क्रस्ट निकलता है नाक में ब्लीडिंग हो जाती है, जो 1 to 2 ड्रॉप्स से लेकर के प्रोफ्यूज ब्लीडिंग, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग तक भी हो सकती है। इसके अलावा कोविड में भी बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं उनको बहुत अलग अलग तरीके की बीमारियां, अलग अलग कोमोर्बिडिटीज हुई हैं, जैसे कि किडनी डिजीज, लिवर डिजीज। इन सब केसेस में भी पेशेंट का खून को रोकने की क्षमता कम हो जाती है, जिसके कारण भी नाक से ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं। और अगर हम बात करें तो कोविड के बार बार सैंपल, वायरस के लिए बार बार सैंपल नाक से देने पर और नेजल स्वैब उसी जगह पे बार बार अगर आपको ट्रॉमा पहुंचाती है तो भी आपके नाक से ब्लड आने के चांसेस रहते हैं। या फिर काफी सारे पेशेंट्स जिनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी लो थी, जैसे डायबिटिक पेशेंट्स हैं, किडनी फेलियर पेशेंट्स हैं, या फिर स्टेरॉइड जिनको किसी और तरीके से चल रहा था पहले से, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस का पेशेंट है, उनको कोविड टाइम में निमोनिया होने पर हाई डोज ऑफ स्टेरॉइड देना पड़ा निमोनिया को सबसाइड करने के लिए। उन केसेस में म्यूकोमाइकोसिस की वजह से भी नाक से ब्लीडिंग होती है, जिसमें सबसे पहले आपकी चीक में हाइपोस्थेसिया मींस चीक की सेंसेशंस कम होती है, अलोंग विद नेजल ब्लीडिंग, टिथ पेन, ये सब स्टार्ट होते हैं, जिसके कारण भी नाक से ब्लीडिंग हो सकती है। अब अगर आपकी नाक से या आपके परिवार के किसी भी सदस्य के नाक से ब्लीडिंग होती है तो आपको क्या करना है और कब आपको हॉस्पिटल में आना है, हम इसको डिस्कस करते हैं। जब भी अगर आपको ड्राइनेस की वजह से, जैसे कोल्ड एयर से एक्सपोजर हो गया है रात को और क्रस्टिंग हो गई है, क्रस्ट निकालने की वजह से 1 या 2 ड्रॉप ब्लड का आया है, लेकिन ये फर्स्ट टाइम आपकी नाक से आया है, तो उस केस में आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपनी नाक को पिंच करके बैठिए कुछ देर के लिए, और अगर ब्लीडिंग रुक जाती है तो आप एक सिंपल एंटीबैक्टीरियल ऑइंटमेंट विथ ल्यूब्रिकेंट ऑइंटमेंट आप अपनी नाक में अप्लाई कर सकते हैं।
जिससे कि एंटीबैक्टीरियल एक्शन भी होगा, ल्यूब्रिकेंट एक्शन भी होगा, जिससे कि जो भी जहाँ भी से भी ब्लीडिंग हुई है उसमें नॉर्मल स्किन आने के चांसेस रहते हैं और आपकी ब्लीडिंग धीमे धीमे चली जाती है, कम हो जाती है और धीरे धीरे खत्म हो जाती है। अगर आपको कंसर्न हो रहा है किसी भी तरीके का तो प्लीज तुरंत ईएनटी स्पेशलिस्ट को दिखाइए, क्योंकि नेजल ब्लीडिंग इज अ अलार्मिंग साइन। और किसी पेशेंट को जिसको हाइपरटेंशन है और नाक से ब्लड आ रहा है और हॉस्पिटल जाने में अभी थोड़ा टाइम लगने वाला है, तो उस केस में आपको क्या करना है, उसमें आपको नाक को जोर से दबा करके पिंच करके बैठना है और पेशेंट को बोलना है कि वो डीप ब्रीदिंग, गहरी गहरी सांसें ले। गहरी सांसें लेने से उसका ब्लड प्रेशर रिलैक्स होने पे ब्लड प्रेशर कुछ कम होता है और नेजल ब्लीडिंग भी थोड़ा बहुत कम हो सकती है टिल द टाइम आप हॉस्पिटल पहुंचे, वहां पे डॉक्टर उसका प्रायोरिटी मैनेजमेंट करें। इसके अलावा अगर और आप घर पे क्या कर सकते हैं, आप पेशेंट को हल्के ल्यूक वार्म वाटर से नाक को क्लीनिंग करा सकते हैं, ऑटोविन नोज ड्रॉप डाल सकते हैं और नाक को पिंच करके जितना जल्दी हो सके हॉस्पिटल लाना होता है, क्योंकि कई बार नाक में ब्लीडिंग इतनी सिवियर होती है कि उसको हमें सबसे पहले पैकिंग ही करनी पड़ती है, या फिर पैकिंग के साथ साथ उसको केमिकल कॉटराइजेशन करना पड़ता है, जो या उसको ओटी में ले जा करके बंद करना पड़ता है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि हमारी नाक के अंदर जो खून की सप्लाई है वो गर्दन और दिमाग की मेन सप्लाई के थ्रू ही होती है, उन्हीं की ब्रांचेस के थ्रू होती है, तो वो बहुत ही सिवियर होती है और उस पर आपको बिल्कुल भी वेट नहीं करना है। हम कुछ क्वेश्चंस को एड्रेस कर लेते हैं। श्रुति चंद्रा इज आस्किंग कि हेलो मैम, मेरी डॉटर की एज 8 ईयर है, उसको समर में नोज ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है, प्लीज गिव सजेशन क्या करना चाहिए ऐसे सिचुएशंस में। तो समर में होता क्या है कि जब भी हम समर्स में एसी एयर कंडीशनर्स का यूज करते हैं, एसी का यूज करते हैं, तो नाक ड्राई हो जाती है। ड्राई होने पर बच्चा अगर छोटा है तो वो खुद अपनी नोज में प्रिकिंग कर लेता है किसी चीज से, जिसके कारण उसकी नाक से ब्लड आने के चांसेस रहते हैं। तो ऐसे केस में आपको सबसे पहले तो कोई भी ल्यूब्रिकेंट ऑइंटमेंट यूज करना है और ईएनटी स्पेशलिस्ट को दिखाना है, जिससे कि उसकी नेजल एंडोस्कोपी हो सके और चेक किया जा सके, क्योंकि बच्चों में कई बार नाक के पीछे या नाक के अंदर फॉरेन बॉडी हो सकती है जिसकी वजह से ब्लीडिंग होती है, या नाक के पीछे एडिनोइड टिश्यू होता है जो कि एलर्जी की वजह से बढ़ जाता है, जिससे भी ब्लीडिंग होने के चांसेस रहते हैं। बीना मिश्रा इज सेइंग, इज ब्लीडिंग नोज अ साइन ऑफ कोविड-19? हाँ जी बीना, इट्स नॉट अ साइन, इट्स एक्चुअली सिम्टम्स ऑफ कोविड-19 में नेजल ब्लीडिंग हो सकती है, क्योंकि नाक ड्राई रहती है और जो वायरस मैंने आपको बताया वो स्पेशली गॉबलेट सेल्स पे ही इफेक्ट करता है, जो कि हमारी नाक में म्यूकस प्रोडक्शन के लिए होता है। गॉबलेट सेल्स को इन्फ्लेमेशन होने के लिए नाक से म्यूकस प्रोडक्शन बंद हो जाता है, नाक की ड्राइनेस बढ़ जाती है और क्रस्टिंग होना शुरू हो जाती है, और जब वो क्रस्ट डिटैच होते हैं तो ब्लीडिंग होने के चांसेस रहते हैं। तो ये कोविड-19 में बहुत सारे पेशेंट्स को नेजल ब्लीडिंग की कंप्लेन हुई है। डज नोज ब्लीड अफेक्ट ऑन ईयर एंड थ्रोट? एक्चुअली अगर हम बोलें तो नाक की ब्लीडिंग से ईयर का अफेक्शन इतना रिलेटेड नहीं है, बिकॉज ईयर एज अ प्रोटेक्टिव ऑर्गन और उसमें उसको चारों तरफ से ईयर को प्रोटेक्ट किया हुआ है बोन में, और प्लस उस ईयर में अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो यूजुअली यूस्टेशन ट्यूब के थ्रू रिलीज हो जाती है अगर कोई ब्लीडिंग वगैरह भी होती है। लेकिन अगर थ्रोट में, हाँ हम बोल सकते हैं कि नाक से अगर ब्लीडिंग हो रही है तो वो थ्रोट में जनरली इरिटेशन क्रिएट करती है, और थ्रोट के इरिटेशन की वजह से पेशेंट काफ़ी बार कंप्लेन करते हैं कि उनकी नाक की ब्लीडिंग की वजह से पेशेंट काफ़ी बार कंप्लेन करते हैं थ्रोट में इरिटेशन हो रही है, और वो ब्लड अगर हमारे स्टमक में चला जाता है तो बहुत सारे पेशेंट्स को एसिडिटी की प्रॉब्लम भी हो जाती है साथ में, क्योंकि ब्लड एक साथ से जाता है तो उसमें आयरन रिलीज होता है, एसिडिक रिफ्लक्सेस चेंज हो जाते हैं। हेड पर कूल वाटर डालना इफेक्टिव है क्या? ये एक्चुअली क्या पुराना रेमेडीज है जो कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स अप्लाई करते हैं कि सिर पे ठंडा पानी डाल दो, उसकी वजह से नाक में ब्लीडिंग होना बंद हो जाएगा, लेकिन एक्चुअली इससे कुछ होता नहीं है। अगर ल्यूक वार्म वाटर हम डालते हैं नाक के अंदर फिर भी चांसेस हैं कि ब्लीडिंग रुक जाए, लेकिन ठंडे पानी से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। इट्स ओनली
जब आप ठंडा पानी डालते हैं यू गॉट रिलैक्स्ड और आपका जो ब्लड प्रेशर है वो थोड़ा सा कम होता है और नाक की ब्लीडिंग कम होती है। लेकिन इसका सीधा सीधा आपकी नाक की ब्लीडिंग से कोई रिलेशन नहीं है। We can put mustard oil nose when nose is dry. Actually mustard oil is a thick oil, तो बेटर है आप कोकोनट ऑयल यूज कीजिए या आलमंड ऑयल यूज कीजिए, या अगर गाय का घी जिसको हम बोलते हैं वो सबसे बेस्ट होता है नाक की ड्राइनेस को रिलीज करने के लिए। अदरवाइज देयर आर लॉट ऑफ ल्यूब्रिकेंट ऑइंटमेंट भी आपको मार्केट में मिल जाएंगे जिसको आप आराम से यूज कर सकते हैं, जो नोज की ड्राइनेस को कम कर सकता है। How we can prevent the nose bleeding? अब नोज ब्लीडिंग होने के बहुत सारे कारण होते हैं जिसमें अलग अलग तरीके से हमें उसे देखना होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपकी नाक प्रिकिंग की वजह से ब्लीड हो रहा है तो आप उसको पिंच करके बैठिए। प्रिवेंशन के लिए, नाक की ब्लीडिंग के लिए नाक की हाइजीन आपको मेंटेन करनी है। उसमें आपको एक सलाइन का स्प्रे अवेलेबल है मार्केट में, आप उसको यूज कर सकते हैं जिससे कि नाक की जैसे हम डेली मॉर्निंग एंड इवनिंग ब्रश करते हैं, अगर हम ऐसे ही डेली नाक की भी हाइजीन मेंटेन करेंगे तो ब्लीडिंग होने के चांसेस कम रहते हैं। लेकिन फोर्सफुली नोज क्लीनिंग भी इज नॉट रिकमेंडेड। आप जेंटली नाक को क्लीन कीजिए जिससे ब्लीडिंग होने के चांसेस थोड़े कम होते हैं। क्या ठंडी चीजें इन डाइट लेनी चाहिए? अगर हम नाक की ब्लीडिंग की बात करें तो हाँ, ठंडी चीज़ों से रिलेशन होता है कि नाक की ब्लीडिंग थोड़ी कम होती है। अगर हम कोई भी गर्म चीज़ लेते हैं इन डाइट तो उससे हमारा ब्लड प्रेशर हाई होने के चांसेस होते हैं, तो उससे रिलेटेड होता है कि हाँ, ये बोला जाता है कि अगर आप ठंडी चीज़ें लेंगे तो नाक से ब्लीडिंग कम होगी। नोज ब्लीडिंग किसी बड़ी डिजीज का साइन तो नहीं होता है अगर टाइमली चेक नहीं करवाया हो तो। ये डिपेंड करता है कि आपकी नाक से कितना ब्लड आ रहा है। जनरली नोज ब्लीडिंग इज एन अलार्मिंग साइन। उसमें आपको जितना जल्दी हो सके डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, एंटी स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए, क्योंकि कई बार बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां भी होती हैं जिनका प्रेजेंटिंग साइन सिर्फ नाक से 1 या 2 ड्रॉप ब्लड ही होता है। कई ओल्ड एज वाले पेशेंट्स में नाक से 1 या 2 ड्रॉप ब्लड आया है और वो इग्नोर कर देते हैं 1-2 महीने के लिए, और जब वो आते हैं तो वो डिजीज इतनी एक्सटेंसिव हो जाती है कि उसको कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाता है। तो नोज ब्लीडिंग के लिए हाँ, मैं बोलूंगी कि आपको जितना जल्दी हो सके डॉक्टर से, एंटी स्पेशलिस्ट से कंसर्न करना चाहिए। When should we go to the hospital if nodes start bleeding? इमीडिएटली आपको हॉस्पिटल आना चाहिए जैसे ही आपकी नाक से खून आने लग जाए, क्योंकि इससे एक तो आपका बॉडी में ब्लड लॉस का खतरा कम होता है, और कुछ ऐसी नाक के ब्लीडिंग के कारण होते हैं जिसको हम तुरंत बंद कर सकते हैं जिससे कि ब्लड लॉस काफी कम हो सकता है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि नाक की सप्लाई बहुत बड़े बड़े दिमाग के और गले के नसों से होता है जिनका फ्लो काफी हाई होता है। तो अगर नाक की ब्लीडिंग को टाइमली कंट्रोल नहीं किया जाता तो कई बार पेशेंट हाइपोवोलेमिक शॉक में भी जा सकता है, जिसको प्रिवेंट करने के लिए आपको तुरंत हॉस्पिटल में आना चाहिए। हाँ, ड्यूरिंग दैट टाइम जब आप आ रहे हैं और हॉस्पिटल का डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, उस टाइम पे आपको क्या करना है, आपको अपनी नाक को पिंच करके बैठना है और डीप ब्रीदिंग करनी है। जितना आप डीप ब्रीदिंग करेंगे उतना आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा लो होता है और ब्लीडिंग थोड़ी कम होती है। लेकिन नाक की ब्लीडिंग को इमीडिएटली एड्रेस करना चाहिए, तुरंत हॉस्पिटल ले जाकर के दिखाना चाहिए। नोज में ग्रेप जूस डालने की होम रेमेडी ठीक है क्या? एक्चुअली जो भी सिट्रस फ्रूट्स हैं उनको बोला जाता है अगर आप नाक में डालते हैं तो दे कॉज इरिटेशन आपकी नाक के अंदर, और जैसे ही वो इरिटेशन करते हैं तो उसके बाद जितने भी आसपास के गॉबलेट सेल्स है वो सब म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं और नाक में जितना भी गंद होता है वो बाहर निकल जाता है। बट इट इज समटाइम इट इज वेरी डेंजरस कि सारे वेसल्स जो कि एंगोज्ड वेसल्स हैं उन पे अगर ऐसा कुछ रिएक्शन होता है, ब्लड प्रेशर होता है, तो ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं। तो इंस्टेड ऑफ ऑल दिस सिट्रस फ्रूट जो कि हम लोग पहले इस्तेमाल करते आ रहे हैं हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, बेटर होता है कि आप सलाइन नेजल स्प्रे का यूज करें। उससे अपनी नाक को अपने गाइडेड वे में क्लीन करिए जिससे कि ब्लीडिंग होने के चांसेस और भी कई तरीके की बीमारियों से आप बच सकते हैं।
जैसे कि साइनोसाइटिस, उसमें भी अगर आप करते हैं तो काफ़ी हद तक आप साइनोसाइटिस से रिलीफ पाते हैं अगर आप अच्छे से सलाइन नेजल स्प्रे करते हैं। बेबी के नोज ब्लीडिंग हो तो क्या करें? यदि आपके बच्चे के नाक से खून आ रहा है तो उसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि बच्चे अपने नेल्स से अपनी नाक के बोन को डिस्टर्ब करते हैं जिससे कि ब्लीडिंग होती है। तो उस केस में आपको नाक को पिंच करके रखना है और तुरंत उसको हॉस्पिटल में लाना है, चेक करवाना है कहाँ से ब्लीडिंग हुई है, क्योंकि मोस्टली बच्चों में नोज प्रिकिंग की वजह से ब्लीडिंग होती है या फॉरेन बॉडी की वजह से ब्लीडिंग होती है, जो दोनों ही घर में मैनेज नहीं हो सकती है। उन दोनों के लिए ही आपको अस्पताल में आना ज़रूरी है और बच्चे को तुरंत दिखाना भी ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों में ब्लड लॉस कंपैरेटिव टू द अगर हम अडल्ट्स की बात करें तो बच्चों में ब्लड लॉस होने पर ज़्यादा वीकनेस आती है, तो उसको तुरंत आपको एड्रेस करवाना है, तुरंत हॉस्पिटल में आकर के मैनेजमेंट करवाना है। गर्मियों में ज़्यादा कच्चा आम खाने से भी नाक में खून आ सकता है क्या? एक्चुअली कच्चा आम तो मुझे पता नहीं, लेकिन गर्मियों में कंपैरेटिव टू सर्दियाँ ज़्यादा ब्लीडिंग के चांसेस कम होते हैं। सर्दियों में ब्लीडिंग ज़्यादा होती है क्योंकि सर्दियों में हमें कोल्ड एयर मिलती है, प्लस हम लोग सब थर्मल सिक्योर करने के लिए हम लोग का ब्लड प्रेशर हाई होता है, तो उस केस में नाक से ब्लीडिंग थोड़ी ज़्यादा होती है इफ वी आर कंपेयरिंग गर्मी एंड सर्दी। लेकिन कच्चा आम का रिलेशन का कोई ऐसा लिंक नहीं पता है। नोज को कितने टाइम तक पिंच करते रहना है? जब तक आप हॉस्पिटल नहीं पहुंचते हो नाक को दबाकर ही बैठना है। जितना आप प्रेशर दोगे, कई बार कंप्रेशन से भी ब्लीडिंग रुक जाती है। अगर ब्लड वेसल अच्छे से कंप्रेस हो जाता है तो उस केस में ब्लीडिंग रुक जाती है। तो आपको जब तक आप हॉस्पिटल नहीं आते हैं, जब तक आपको ईएनटी स्पेशलिस्ट देख नहीं लेता है, तब तक आप नाक को पिंच करके बैठिए, जिससे कि कंप्रेशन इफेक्ट एटलीस्ट उन वेसल्स के ऊपर रहे, जिससे ब्लीडिंग के चांसेस थोड़े कम हो। इफ नोज में इचिंग है तो क्या करना चाहिए? अगर आपकी नाक में इचिंग हो रही है तो आपको कोई भी मॉइस्चराइजेशन वाला ऑइंटमेंट आप यूज करिए अलोंग विद एंटीबैक्टीरियल, जिसमें कि सोफ्रामाइसिन इज अ कॉमन ऑइंटमेंट। आप उसको आराम से फिंगर टिप पे लेकर के नाक में लगा सकते हैं, देन यू स्निफ इट, जितना पीछे खींच सकते हैं ल्यूब्रिकेशन हो जाएगा, तो उसमें आपकी फिर ये सब चीजें कम रहती हैं। इसके अलावा आप सोल स्प्रे यूज कर सकते हैं, सलाइन नेजल स्प्रे यूज कर सकते हैं, जिससे नाक के अंदर एक मॉइस्चर मेंटेन रहता है और ड्राइनेस कम रहती है। और कई बार इचिंग हमारे नाक में एलर्जी की वजह से भी होती है। अगर एलर्जी की वजह से आपको नाक में इचिंग हो रही है, जिसमें को बहुत ज़्यादा स्नीजिंग आ रही है, 5-6 छींकें एक साथ आ रही हैं और नाक में इचिंग हो रही है, तो आपको ईएनटी स्पेशलिस्ट को दिखाना और अपनी एलर्जी का ट्रीटमेंट कराना है। बहुत सारे एलर्जी टेस्ट भी ऐसे होते हैं जिससे कि हम लोग पता लगा सकते हैं आपको किस सब्सटेंस से एलर्जी है, फूड से एलर्जी है या हवा में डस्ट माइट से एलर्जी है। उन सब का पता लगाने के बाद ये हम ट्रीट भी कर सकते हैं। कभी नोज में जख्म हो जाता है? कई बार हाँ, हम लोग ने कभी ना कभी लाइफ में झेला ही है कि हमारी फिंगर नेल से या फिर किसी भी चीज से हमारी नाक में कई बार कोई ट्रॉमा हो जाता है। तो उस केस में आपको अगर आप हॉस्पिटल आ सकते हो तो इट्स गुड। अगर आप हॉस्पिटल नहीं आ सकते हैं तो उस केस में आपको कोई भी ऑइंटमेंट अप्लाई करना है, एंटीबैक्टीरियल ऑइंटमेंट एट द साइट ऑफ द इंजरी, और नाक को रेस्ट करना है, मतलब उसको आपको क्लीन नहीं करना है, जेंटली वॉश करना है। कई लोग कोशिश करते हैं कि उस क्रस्ट को डिसलॉज करें, उनको इरिटेशन होती है, लेकिन अगर आप डिसलॉज करेंगे तो ब्लीडिंग होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आपको उसको डिसलॉज नहीं करना है, उसको उसकी स्टेट में ही रहने देना है। जैसे ही नॉर्मल स्किन नीचे से आना शुरू हो जाती है तो उसमें वो अपने आप ही डिसलॉज होके चला जाता है और आप आराम से अपनी नाक से उस नाक से सांस लेते रहिए। जोर से उसको साफ करने की कोशिश मत कीजिए, और हो सके तो तुरंत ही ईएनटी स्पेशलिस्ट को दिखाइए ताकि प्रॉपर मैनेजमेंट हो सके। नाक की ब्लीडिंग इज एन अलार्मिंग साइन। तो अगर हम इन सबको वाइंड अप करें तो
नाक की ब्लीडिंग बहुत सारे कारणों से हो सकती है। बच्चों में खासकर जो प्री स्कूल के बच्चे होते हैं उनके नेल्स हमेशा कट रखने चाहिए ताकि वो नाक में अपने कोई इंजरी ना कर सके। नाक और कान में वो मोस्टली इंजरी कर सकते हैं। अगर बच्चे के नाक से खून आ रहा है या किसी भी बड़े के नाक से खून आ रहा है तो उस केस में आपको नाक को पिंच करके बैठना है, तुरंत हॉस्पिटल में जाकर के एंटी स्पेशलिस्ट की एडवाइस लेनी है। और इस चीज में बिल्कुल भी आपको लापरवाही नहीं बरतनी है, क्योंकि कई बार एक दो ड्रॉप ऑफ ब्लड किसी बड़ी बीमारी का संकेत होता है जो मोस्टली लोग मिस कर जाते हैं। और उस केस में फिर बाद में वो डिजीज इतनी एक्सटेंसिव हो जाती है कि उसको ट्रीट करना भी पॉसिबल नहीं होता है। So I think I address all the questions. So शशि जी पूछते हैं व्हाट आर द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ नोज ब्लीडिंग। सबसे ज़्यादा अगर हम बोले एडवर्स इफेक्ट है तो अगर बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूज ब्लीडिंग हो गई है तो उस केस में हो सकता है कि पेशेंट जो है वो हाइपोवोलेमिक शॉक में भी चला जाए। इतना ज़्यादा ब्लड लॉस होने के बाद जनरली ऐसे केसेस बहुत रेयर होते हैं, क्योंकि मोस्टली पेशेंट आ जाते हैं अपना कंसर्न करके। जो इस तरह के प्रोफ्यूज ब्लीडिंग के केसेस मोस्टली ट्रॉमा केसेस में होते हैं, जिनको टाइमली मैनेजमेंट नहीं मिल पाता है, तो उनकी नाक की कोई भी मेजर वेसल्स के रप्चर होने की वजह से ऐसा होता है। तो वो पेशेंट हाइपोवोलेमिक शॉक में भी चले जाते हैं। और अगर रात को ब्लीडिंग हो रही है और आपको पता नहीं चल रहा है तो उन केसेस में वो ब्लड इकट्ठा होता है और आपके पेट में चला जाता है, धीरे धीरे स्टमक में चला जाता है, जिससे कि एसिडिटी भी होती है काफी लोगों को। कई बार ब्लीडिंग ज्यादा होने पर धीरे धीरे पेशेंट लॉन्ग टर्म में वीकनेस का फील करता है और एनीमिक भी हो जाता है ब्लड लॉस की वजह से, जो कि फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन है। तो इसलिए नाक की ब्लीडिंग का आप ज़रूर ध्यान रखें उसको। इससे अलार्मिंग साइन मैं बार बार बोल रही हूँ, और इससे तुरंत ही आपको आकर ईएनटी स्पेशलिस्ट को दिखाना है। So I think I address all the questions. Thank you everyone for your time.